हेलो एंड वेलकम। आज की तारीख है 6 मार्च और देख लेते हैं न्यूज़ एडिटोरियल में क्या कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द हिंदू के अंदर जो एडिटोरियल है। पहला आर्टिकल हमारा थोड़ा पॉलिटिकल और थोड़ा पॉलिटिकल अप्रोच से संबंधित है, तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट रेलेवेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। जो रेलेवेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे। नाउ जो दूसरा हमारा आर्टिकल है वो ग्रीन जॉब से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल का पॉइंट है इसमें। फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, ग्रीन जॉब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और क्या चैलेंजेस हैं ग्रीन ग्रोथ के रास्ते में, भारत के रास्ते में ग्रीन ग्रोथ में क्या ऑब्स्टेकल है, उस पर डिस्कशन है। तो अच्छे आर्टिकल, अच्छे पॉइंट्स इसमें। देखो ये जो आर्टिकल है ना महाराष्ट्र से संबंधित है। देखो मराठा कोटा से संबंधित है। मुझे ना इस आर्टिकल को बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, मतलब आपका रिजर्वेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ये सोच के डिस्कस करना है। तो इसे डिस्कशन करने में मुझे 30 मिनट से कम नहीं लगेगा, और आर्टिकल जो अदर आर्टिकल है ऐसे करने में 1 घंटा लग जाएगा, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम, राइट, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम। और मुझे कोई ऐसे लंबे लंबे जो है ना 2 घंटा 4 घंटा आपका टाइम कंज्यूम करना और अपना व्यूज़ बढ़ाना या कुछ ऐसा करना मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। तो बीइंग अ एस्पिरेंट्स इसे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अभी जो डिस्कशन है हमारा वो नेक्स्ट आर्टिकल का होगा। वो क्या है, वो आपका ब्राइब से संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है शेड्यूल 10th से रिगार्डिंग, और भी कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करके इसे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आर्टिकल है मणिपुर से संबंधित। देखो ये आर्टिकल एज सच रिलेवेंट नहीं है, मणिपुर का आपने बहुत सारा न्यूज़ पढ़ा है, बट कुछ नए पॉइंट्स हैं उसे देख लेंगे हम। और एक आर्टिकल जो है हम इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो हेडिंग है इसका वही बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। हेडी इलेक्ट्रल रेट्रिक जो हेजेमनी है वो रिंग कर रही है, ऐसा आर्टिकल का हेडिंग है। अब देखो हेजेमनी तो एज सच नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, लेकिन हेजेमनी किस रिगार्डिंग बोला गया इसे डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो वोकल तो है ही इलेक्शन में, बहुत ज़्यादा रेटोरिक तो है ही, कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। और ये मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि यार मैंने ना इतने सारे आज आंसर्स लिखे हैं, तो आप दो चीज़ें करते हो, मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड भी कर रहे हो, हैप्पीनेस भी शो कर रहे हो, और अपने काम को भी मतलब बता रहे हो कि मैंने ये किया है, और आप इस बात से आशावादी हो कि आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कैंपेन है वो ऐसे ही कर रहा है, काम ऐसे ही शो कर रहा है। मतलब वाकपटुता तो उनकी बहुत अच्छी है ही, वोकल होके वो बोल ही रहे, साइड बाय साइड वो अपने काम को गिना करके जीतने की कॉन्फिडेंस की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इसके रिपिकल्सन्स क्या निकल के आ रहे हैं, अपोजिशंस पार्टियां क्या कह रही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उससे कैसे पॉइंट गेन कर सकते हो इथिक्स के लिए, कैसे आप उसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो सब्स्टिट्यूट के तौर पे, या कभी ऐसे मतलब डिस्कशन में या इंटरव्यू के टाइम पे आप कैसे बहुत चालाकी से आंसर कर सकते हो, बच सकते हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के क्वेश्चन से। हालांकि इंटरव्यू में पॉलिटिकल पार्टी के बीच के क्वेश्चंस नहीं आते जनरली, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया दे नो वेरी वेल कि क्वेश्चन किस तरह का होता है। मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है, मतलब इस तरह का आपको वो कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है ना बोलने की, और आपको पता है आपको बोलना क्या है और कितना बोलना है, तो ही आप बच सकते हो इस मतलब जाल से। तो देखो इस आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखो आर्टिकल पूरी तरह से पॉलिटिकल है, लेकिन इसे हम एकदम अलग लेवल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो आर्टिकल में ना बताया जा रहा है कि जो हेजेमोनी है क्रिएट हो जाएगी, जो मेजिटेरियन यहाँ के जो मेजोरिटी में लोग हैं, हिंदूज जो हैं पॉपुलेशन, तो इनका गवर्नेंस आ जाएगा। और ये जो गारंटी हो रही है वेलफेयर की गारंटी, ये गारंटी हिंदूज के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगी। कल्चरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस या जो रिजुविनेशन का काम चल रहा है वो इस पे फोकस हो रहा है, ऐसा अपोजिशन का मानना है, ऐसा राइटर ने बताया। क्योंकि आपने सुना होगा अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि ये इलेक्शन लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आपने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया जा रहा है राइटर के द्वारा। बट इज दैट ट्रू, ये बिल्कुल सही नहीं है, पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन देखिए
होना क्या चाहिए था, राइटर का कहना है होना ये चाहिए था कि जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रहे पॉलिटिकल पार्टी को इसमें जो है हेजमनी स्टार्ट करनी चाहिए थी, इसमें अपना पॉलिटिकल ऑर्डर बिल्ड करना चाहिए, अपोजिशन को शॉर्टकमिंग पे ध्यान देना चाहिए था, ना कि वो जो हिंदूज और इस तरह की बातों पे वो ध्यान दे करके रखें। आपने देखा होगा रिसेंटली तमिलनाडु से ऐसे बयान आए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, उन्हें भी डांट लगाई है कि आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते, आप किसी रिलीजियन कल्चर को टारगेट करके नहीं कर सकते हैं बात, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फिगर है, आप एक पब्लिक फिगर है, यू आर इलेक्टेड पर्सन। तो नाउ यहाँ पे देखो हमारे यहाँ ना इस तरह से टारगेटिंग अप्रोच चल रहा है। तो अभी क्या है कि होना क्या चाहिए था, एक इंटेलेक्चुअल और एक आइडियल जो अपोजिशन होता है उसको ध्यान देना चाहिए शॉर्टकमिंग में। अब शॉर्टकमिंग क्या क्या हो सकता है उस पर हम देखेंगे, लेकिन हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इन सब बातों से परेशान है, इन सब बातों में उलझी हुई है। तो जिसके कारण जो है एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है जनता के बीच में। और ये चुनाव बिना जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि किसी भी धर्म के आधार पे चुनाव नहीं हो सकता है, बट इस तरह से अगर कैंपेन होता है तो चुनाव धर्म के आधार पे ही हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए ना। यहाँ पे देखेंगे होना क्या चाहिए था अपोजिशन को जॉब क्रिएशन पे बात करना चाहिए था, वेलफेयर गारंटी जो है इसमें कोई अगर लूप होल है, कोई कमी है तो उस पर बात करना चाहिए था, कोई एविडेंस शोकेस करना चाहिए था, कोई सर्वे शोकेस करना चाहिए था जिससे डिससेटिस्फैक्शन है जनता के बीच में वो जो है उजागर हो सके, बट ऐसा अपोजिशन करने में बिल्कुल ही असमर्थ है। इसके अपोजिट जो एनडीए गवर्नमेंट है वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपना कैंपेन कर रही है और वो बहुत ही कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस होकर के एविडेंस दे रहे हैं, अपोजिट एविडेंस दे रहे हैं कि हमने इतने काम किए हैं। होना क्या चाहिए था कि एविडेंस देना चाहिए था अपोजिशंस को कि आपके काम वैसे नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए थे। तो ये एक आपका मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है। देखो पॉलिटिकल हेजमोनी क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। हेजमोनी का मतलब आप समझ ही रहे हो कि एक आदमी का अपना रूल चल रहा, सॉर्ट ऑफ मोनार्की कह सकते हैं आप इसे। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, बट होता क्या है ना, जैसे ही इलेक्शंस चलते हैं हमारे यहाँ तो ये सब बातों पर डिस्कशन होता है, और जब इलेक्शन हार जाते हैं कैंपेनिंग सही से हो नहीं पाती है, और जब इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाता है, और वोटिंग जो मेथड है उस पर बात की जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट कराना चाहिए। क्या ये फिजिबल है हमारे यहाँ? और क्या जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब हमारे यहाँ धांधलेबाजी नहीं होती थी? बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं, उसके बाद ही फिर हमारे यहाँ ये वोटिंग मेथड यूज़ हुआ है जिस डिवाइस का यूज़ हम कर रहे हैं। और आपको बता दें वर्ल्ड वाइड, है ना, जैसे कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रोग्राम चलाते हैं, लोग इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाते हैं अलग अलग कंट्री में, और इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है इतने मैसिव स्केल पे उसकी ट्रेनिंग जो है हमारी कमीशंस के द्वारा दी जाती है। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे ना। तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जो कंट्री में जो इलेक्शन होता है उनके मुद्दे क्या होने चाहिए और उसे कैसे कैंपेनिंग करना चाहिए, राइट, बिना किसी कास्ट, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए। लेकिन अपोजिशन में जो है यही काम हो रहा है, जिससे ना जनता के बीच में एक अलग मैसेज चला जाता है और फिर हो जाता है उल्टा, मतलब उनको वोट मिलने की वजह उनका वोट ऑलरेडी कट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पूरा आर्टिकल जो है पॉलिटिकल है ना। दूसरी हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो पहला वाला आर्टिकल से सिर्फ हमें कुछ पॉइंट्स गेन करने चाहिए थे कि करना क्या चाहिए एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बने हुए हैं। देखो ग्रीन जॉब से संबंधित है, प्रॉब्लम ऑफ जो है जेंडर डिस्पैरिटी से संबंधित है। देखो इस आर्टिकल में ना मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, जैसे भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास किया गया ना, उसके बाद से मैं ज़्यादातर आर्टिकल्स में देखती हूँ कि कोई भी इशू उसमें वुमेन का एंगल जो है वो आता है। तो आप इसमें समझिए ये ग्रीन जॉब से संबंधित आर्टिकल है, टेक्नोलॉजी से संबंधित आर्टिकल, लेकिन उसमें महिलाओं की भूमिका से संबंधित ये पॉइंट ऐड किए गए। बहुत हद तक संभावना है ऐसे क्वेश्चंस आने की इस बार, अब जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे मेंस के उसमें। तो अब देखो यहाँ पे पहले तो आप समझो ग्रीन जॉब क्या होता है। तो ग्रीन जॉब का मतलब वैसा जॉब जो कि इन्वायरमेंट बेस्ड हो, मतलब इन्वायरमेंट को
जो है बिना हरास किए हुए अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऐसे ही एक्टिविटीज़ जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं हो, उस तरह की जॉब को ग्रीन जॉब कहते हैं। तो ग्रीन जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारा क्या आएगा, जो लो हमारा कार्बन जो है लो हो और डेवलपमेंट हाई हो। यानी हम कह सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे डेवलपमेंट नहीं करने वाले हैं, इको फ्रेंडली होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। यानी कि जो लो कार्बन डेवलपमेंट है उसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 30 बिलियन ग्रीन जॉब होने वाले हैं बाय 2047, 2047 तक 35 बिलियन जॉब होने वाले हैं भारत के अंदर। ये ग्रीन जॉब का डेफिनेशन जो है ये आपको कहाँ से मिला है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने टर्म यूज़ किया था रिसेंटली टाइम में। जो यूज़ किया गया था टर्म वो था एक्चुअली में डिसेंट जॉब। तो डिसेंट जॉब का मतलब ये होता है वैसा जॉब जो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके या इन्वायरमेंट को रिस्टोर करके किया जाए। तो ये आपको याद रखना है, वीवीआई है, यहाँ से एमसीक्यू बनने की भी संभावना बन सकती है कि द टर्म ग्रीन जॉब और डिसेंट जॉब डिस्क्राइब या यूज्ड बाय या टर्मोलॉजी प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, ये आप कर सकते हो कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि आईएलओ के द्वारा ये वर्ड यूज़ किया गया था। अब देखो ग्रीन जॉब में अगर हम बात करें तो जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। ऐसा है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ग्रीन जॉब के अंदर जॉब क्रिएट करने की, और वुमेन जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है इस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ऑटोमोबाइल्स में। अब सही बात है ना, अब आप बताओ कितनी महिलाओं को ना ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पता है, या कितनी महिलाएं जो हैं वो जो है मतलब ऐसा बिजनेस कर रही हैं या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं जो इन्वायरमेंट्स के प्रोटेक्शन से संबंधित हो। मैं तो बहुत आगे की बात कर रही हूँ, मैं तो मुझे ये पूछना चाहिए था रेदर आपसे कि कितनी महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। एज अ लेबर वो इन्वॉल्व है लेकिन एज अ ओनर उनकी कोई भूमिका नहीं होती। इवन आप उतना दूर भी मत जाओ, आप अपने घर की बात करो, बहुत सारे घर में 80 to 90% घर ऐसे हैं भारत के अंदर जिनमें जो हाउस होल्ड होल्डर है तो फादर का ही नाम होता है। जमीन है, किसान है, जो किसान है तो जमीन का नाम जो होता है वो फीमेल के नाम पे नहीं होता बल्कि मेल के नाम पे होता है। तो हमारे यहाँ तो ओनरशिप ही फीमेल का बहुत ही ज़्यादा कम है ना। उसके बाद वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी भारत का कम है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ग्रीन डिस्पैरिटीज तो जेंडर डिस्पैरिटी तो होगी ही, डेफिनेट सी बात है। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग चीज़ है अगर अगर हम ग्रीन जॉब में फास्टर ग्रोथ करते, वुमेन की भूमिका कहाँ है। तब यहाँ पे आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये चीज़ कैसे सॉल्व हो सकता है। तो इन्वायरमेंट क्या है, इसके लॉसेस क्या हो रहे हैं, जॉब आपको करना है तो आप एक गुड जॉब या डिसेंट जॉब जिसे कहा जा रहा है वो आप करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास क्या स्किल होने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता इसमें एजुकेशन की बहुत भूमिका है, और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा साइंस एजुकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो फीमेल को इस सेक्टर में लाने के लिए सबसे पहले तो उनका साइंस सेक्टर में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। इस पे आर्टिकल के अंदर फोकस किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो स्टीम सब्जेक्ट है उसमें हमारी जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, और यही सबसे बड़ा वेरियर है वुमेन के सामने। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे कम इसी कारण है क्योंकि उनकी साइंस सेक्टर में भूमिका बहुत कम है, साइंस में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। टीम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, राइट, इन सब्जेक्ट में फीमेल की भागीदारी बहुत ही कम है। और इस कारण से जो है मतलब जो ग्रीन जॉब है इसमें इनकी भूमिका कम है। अब सवाल ये इस सेक्टर में कम क्यों है, उसके पीछे भी आपको कारण है। भारत में जो चीज़ फ्री मिलना चाहिए वो फ्री मिलता नहीं है, और जो नहीं मिलना चाहिए वो मिल जाता है। कहने का मतलब एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, एजुकेशन कम कॉस्ट का होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महंगा क्या है, एजुकेशन। दूसरा महंगा चीज़ क्या है, हेल्थ सेक्टर। और सस्ते में हमें क्या मिल जाता है, सस्ते में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, सस्ते में हमें राशन मिल जाता है, सस्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें फ्री की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन जो एसेंशियल गुड्स है वो नहीं मिल पाता है। तो रेदर ये होना चाहिए था कि एजुकेशन, हेल्थ, ये चीज़ें फ्री में हो या कम कॉस्ट की हो, और बाद बाकी चीज़ें आप जैसे चल रही है नॉर्मल वैसे चले। तो हमारे यहाँ अब चूंकि फीमेल ज़्यादा को अगर इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और एक माइंडसेट होता है पेट्रियार्कल माइंडसेट की मैरिज के बाद तो उनको दूसरे के घर ही जाना है, तो इसलिए फीमेल को कम पढ़ाया जाता है, या साइंस सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, मैथमेटिक्स में, मेडिकल में कम डाला जाता है। परसेंटेज बहुत लो होता है, हायर एजुकेशन में परसेंटेज बहुत लो होता है। इवन आप उतना छोड़िए, अगर आपने मेंस दिया है, बस आप एक चीज़ नोटिस करना कि कितनी सारी फीमेल आपको सेंटर पे दिखाई देती है
मेंस लिखने में। मैंने कई बार अपने क्लास में नोटिस किया कि कितनी सारी फीमेल मुझे क्लास में दिखाई दे रही है मेंस राइटिंग में। ठीक है, जब मेंस का परीक्षा चल रहा हो, प्रीलिम्स की मैं बात नहीं कर रही, प्रीलिम्स में तो बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। जुडिशियल में भी आप देख सकते हो, जुडिशरी में भी हमारी फीमेल की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो क्या रीज़न है, आप मन में सोचिए कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, वैलिड रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, या आप भी एबल हो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। अब देखो, हो क्या रहा है ना, जो इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ वुमेन का एम्पावरमेंट करने में है, वो है ना लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में वुमेन की भूमिका बहुत कम है, लेबर फोर्स बहुत ही कम है। उसके पीछे 100 कारण है, 100 कारण है। एक तो जो वुमेन है, उनका एक तो स्किल का प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन और स्किल का, जैसे मैंने डिस्कस किया। एंड सेकेंडली क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे मैरिड है तो प्रेगनेंसी का इशू आता है, तो उनको जो है उनका जॉब भी सिक्योर होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा बिल पास किया है, ऐसा लॉ है हमारे यहाँ, तो उनका जॉब भी सिक्योर होना चाहिए, उनको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जो ओनर है वो मार खा जाता है, मतलब उसकी बहुत सारी लॉस होनी है। तो इस कंडीशन में वुमेन को बहुत कम ही जो है स्पेस मिल पाता है। नाउ अब क्या होता है, जनरली क्या होता है, जॉब बहुत फ्रीक्वेंट छोड़ पाती हैं फीमेल जो होती है, वो बहुत जल्दी जॉब छोड़ देती है। जॉब छोड़ देती है इन द सेंस, मान लो मैरिज के बाद उनको कहीं जाना है, मूव करना है, तो उनका जॉब जो है छूट जाएगा ना। एक सर्टेन टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन पे होने के बाद भी उनको अपना जॉब जो है छोड़ना पड़ जाता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग ऐसा करते हैं, बट हमारे यहाँ 80% इसका रेशियो है। तो इसलिए वुमेन का जो लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेशन कम है। उसके पीछे ये सब रीजन्स है, और इस ये सब जो रीजन है ये सोशल रीजन है। इनका लॉ बना के कोई जो है चेंजेस नहीं हो सकता है। इसमें चेंजेस लाने के लिए अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एंड इक्वालिटी की फीलिंग आनी चाहिए। और इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ सोशल नॉर्म्स को तोड़ने पड़ेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि सोशल नॉर्म्स को तोड़े जाए। हर कंट्री का जो सोशल नॉर्म्स होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है। तो बस हमें कोई मिड पाथ ढूंढना पड़ेगा गौतम बुद्धा की तरह, कि हमारा सोशल जो वैल्यू है वो भी बरकरार रहे, और जो वुमेन है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हर जगह एक अच्छे लेवल का हो ना। जेंडर गैप एविडेंस एज सच आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है जो जेंडर गैप को क्रिटिकल एनालिसिस कर सके, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कहाँ पे लूपहोल है, कहाँ पे लैंडस्केप हो रहा है वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए उसमें अब आप बोलोगे लैंडस्केप कैसे हो रहा है, लूपहोल कैसे हो रहा है, आप खुद सोचिए ना। जैसे जितने मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कशन किए, उसका क्या सोल्यूशन है आपके पास। अब जैसे मैरिज होगा तो वुमेन को सिटी शिफ्ट करना पड़ता है, बेबी होगा तो टेक केयर करने के लिए फीमेल को ही ज़्यादा वाइब्रेंट माना जाता है। क्या सोल्यूशन है आपके पास। आप बोलोगे अरे मैम क्या दिक्कत है, जॉब फीमेल करेगी, कोई काम वाली रख लेंगे, काम वाला रख लेंगे। मतलब आपने किसी को रखा है तो आपने प्रेफरेंस किसको दिया है, आपने पहले यू विल ट्राई टू पुट की कोई ऐसा फीमेल ही मिल जाए। तो हमने फीमेल की बात करी, मैंने हमने सारे स्किल पे फीमेल की बात करनी है। तो वही बात है ना। फिर घूम फिर करके पॉइंट जो है वहीं पे निकल आया था। तो कोई क्रिटिकल एनालिसिस हमारे पास नहीं है, कोई आई कैची हमारे पास आइडिया नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस पे हम वर्क कर सकें। ठीक है बहुत सारे, लेकिन उसके रिपिकल्सन्स भी निकलेंगे। मतलब आप वन करने जाओगे तो थ्री कॉज अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो बैक टू स्क्वायर वन ना। यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव जो जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रांजिशन, जो COP 28 हुआ था। ठीक है, जो हमारी क्लाइमेट चेंजेस से रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई थी COP 28, उसमें भी इस पे बात की गई थी कि क्लाइमेट एक्शन में पार्टिसिपेशन फीमेल का किस तरह का है, उनका जो है मतलब किस तरीके से उनको स्किल प्रोवाइड किया जा सकता है, कैसे इंश्योर किया जा सकता है उनकी जो पार्टिसिपेशन है ट्रांजिशन में, प्लानिंग में कैसे हो सकता है, उस पे भी वर्क किया गया था ना। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। अब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे वुमेन इंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिला है। इंडिया के अंदर हम बात करें तो देखो, हमारे यहाँ ना बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें फीमेल को ना कोई भी फिजिकली सेटअप वो करती है, मैंने इंडस्ट्री चलाती है, या कोई भी इंडस्ट्री या इंटरप्रेन्योर अगर वो है, या इंटरप्राइजेज उनका है, तो उनको लोन मिलता है और उसमें बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं। SC ST वुमेन के लिए तो, ST वुमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज दिया गया है, और बहुत हाई वैल्यू लोन उनको मिल सकता है, बहुत कम एविडेंस पे, जीरो एविडेंस पे गारंटीड लोन मिल सकता है। तो इस तरीके से क्या है ना कि वुमेन को अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा से, बहुत सारे रिफॉर्म चल रहे हैं। इवन एक चीज़ आप और देखोगे,
डोमेस्टिक लेवल पे जो बहुत एम्पावर नहीं है वुमेन, उनके लिए एक तो ऐसा तो ये फ्री बीब्स की योजना है, बट जैसे एमपीज हो गया उसमें ना, जैसे फीमेल को 1,000 रुपये मिलते थे, बट अभी चुनाव को देखते हुए 1,500 कर दिया गया और इसके रिजल्ट भी मिले, चुनाव जीत गई बीजेपी वहाँ पे। तो ये इनिशिएटिव एमपी से लिया गया, जिसमें ना वुमेन को जो हर घर में जो मतलब एक मध्यम वर्ग की महिला है उनको 1,000 रुपये मिल रहे हैं घर में। अभी रिसेंटली आपने दिल्ली को भी देखा कि दिल्ली भी ये काम कर रहे हैं, दिल्ली भी अभी रिसेंटली जो बजट आया उसमें अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली की 65 लाख अप्रोक्सीमेटली महिलाओं को जो है वो 1,000 1,000 रुपये मिलेगा। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि फीमेल एम्पावरमेंट के लिए एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसका इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा है देश को और क्या नुकसान है, ये भी डिस्कशन की बात है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली सी बात है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और कह सकते हैं सपोर्टिव इनिशिएटिव है। और नाउ हम देखेंगे वुमेन लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ भी तो बिल पास हुआ, आप समझ रहे हो। 33% रिजर्वेशन है। इस आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पे भी जेंडर स्पेसिफिक को ध्यान में रखते हुए जो है पोजिशनिंग दी जाती है, और लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में वुमेन का जो है एम्पावर करने के लिए उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डालनी पड़ेगी उनको। मैंने इनकरेज करना पड़ेगा वुमेन को कि वो अपने अंदर ऐसे स्किल लेकर के आए ताकि वो लीड कर सके प्रोजेक्ट को। मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी फॉर जेंडर जस्ट ट्रांजिशन के लिए जो पॉइंट्स उसमें हम देखेंगे कि बताया जा रहा है कि सोशल प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग केयर, जो बर्डन होता है ना, ये केयर वाला बर्डन ये बहुत ज़्यादा होता है, ये मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस बर्डन में अगर फीमेल पढ़ती हैं, और जनरली सभी फीमेल पढ़ती है, तो उनके पास ना सेल्फ केयर का भी टाइम नहीं होता है, तो इससे स्किल डेवलपमेंट उनका रुक जाता है। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। पार्टिसिपेट करना है, इक्विटी प्रमोट करना है। देखो, इक्वालिटी अलग चीज़ होती है, इक्विटी अलग चीज़ होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया, किसी भी तरह का स्टेक होल्डर है, उसमें जो है लिवरेज होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सेक्टर में वुमेन को जो है इंश्योर करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, वर्क्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्किल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइट। तो जेंडर जस्टिस का एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जेंडर जस्टिस का। बताया जा रहा है कि देखो, जस्टिस नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारे यहाँ इक्वालिटी तो है बट जस्टिस नहीं हो पा रहा है, यानी कह सकते हैं इक्विटी नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें ना फिर वही सोशल नॉर्म्स सामने आ जा रहे हैं, तो इसके कुछ मीड पाथ निकालने पड़ेंगे हमें। और ये पूरा आर्टिकल जो है वो वुमेन के लिए मीड पाथ क्या होगा उस पर फोकस करता हुआ है। पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप इन सब पॉइंट का ना यूज़ कर सकते हो वुमेन के रिगार्डिंग जब भी कुछ लिखना हो। तो अब ये सब जो हेडिंग है बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल के अंदर। ना हम देखेंगे दूसरा जो हमारा आर्टिकल है, देखो यहाँ पे आप समझो ये ब्राइब से संबंधित है। आज से 25 साल पहले ना एक्चुअली में 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये मामला सामने आया था, और उस समय पैसा लेकर के वोट देने की बात हुई थी। तो इसमें जो जेएमएम झारखंड से संबंधित है, जेएमएम के जो लीडर थे उन्होंने ब्राइब लेकर के जो है दूसरी दूसरी पार्टी को वोट दिया, समर्थन वापस लिया, एक दो लोग और पकड़ाए भी। मामला चला, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैच का गठन किया, जिसमें ये डिस्कस करना था कि क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, एमपीज एमएलए जो होते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड पर्सन है, कोई भी एमपी है या एमएलए है वो इलेक्टेड पर्सन है, जनता ने उन्हें वोट दे करके जो है वहाँ बैठाया है। तो फिर अब जब वो पार्लियामेंट के अंदर है या लेजिस्लेटिव हाउस के अंदर है, तो अपने विवेक अनुसार सही कदम लेंगे लोकहित में। तो अगर वो जो है किसी और पार्टी को समर्थन या अपना समर्थन नहीं देते हैं, या किसी भी तरह का समर्थन रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो वो किस फ्रेम में आएगा। अब समर्थन लेना देना तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे लेके दिए गए हो, तो वो फिर कहाँ से जो है जस्टिसेबल है। और क्या ये इनका जो एमपी या एमएलए होता है उनका स्पेशल एक प्रिविलेज का मतलब एक राइट होता है, स्पेशल प्रिविलेज उनके पास होता है। तो स्पेशल प्रिविलेज में वो क्या कुछ कर सकते, उसकी सीमाएं क्या है, बाउंड्रीज क्या है, इस बात को तय करने के लिए ये बनाई गई थी। हालांकि बाद में हमारे संविधान में संशोधन करके 10th शेड्यूल भी आया था, जिसके तहत ये था कि वीप के अगेंस्ट कोई भी पार्टी वोट नहीं करेगा। मतलब कोई भी एमपी या एमएलए हो, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का जो वीप है
व्हीप के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करेगा। अगर व्हीप के अगेंस्ट वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। वो अपने पार्टी के अगेंस्ट जाएगा इंडिविजुअल पर्सन, तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। फिर आप बोलोगे मैम तो शिवसेना और ये सब तो पार्टी के अगेंस्ट गए थे, तो उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, है ना। उसकी भी सीमाएं हैं कि एक सर्टेन नंबर के बाद अगर आप बहुत सारे लोग मिल करके 1/3 समथिंग अगर आप पार्टी छोड़ते हो मिल करके, तो आपकी पार्टी जो है बाइफरकेट हो सकती है अगर छोटी पार्टी है तो, या पार्टी के अंदर जो है डिस्प्यूट हो सकता है, बट आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। आप अपना समर्थन दे सकते हो, पार्टी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी। पर ऐसे इंडिविजुअली अगर आप जाओगे तो वीव के अगेंस्ट, तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 10 शेड्यूल को अभी और हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आर्टिकल के अंदर जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। बट ये समझिए कि 10 शेड्यूल भी इसी मैटर को तोड़ने के लिए यूज किया गया था। अब ना देखो इस आर्टिकल के अंदर तो यही बताया जा रहा है कि 25 साल बाद वर्डिक्ट आया है जिसमें ब्राइब लेना या ब्राइब देना दोनों ही जो है वो एक गलत तो होता ही है, डेफिनेट सी बात है। लेकिन ये जो एमपीज या एमएलए हैं उनकी जो स्पेशल राइट्स है उसकी बाउंड्रीज को तय करता है। और ये बताया गया है, हालांकि बताया गया आर्टिकल के अंदर कि अजीत सिंह थे जो एक्सेप्शनल हो गया था कि वो उन्होंने ब्राइब जो टेक किया था, तो और एब्सेंट हो गए थे, वोट नहीं दिए थे अपना, राइट। तो फिर मतलब यही सब है, पूरा चुनाव के रिगार्डिंग है, पूरा आर्टिकल भरा हुआ है। तो अभी क्या है कि जो 7 मेंबर की जो बैच है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैच है, उन्होंने ये बताया है कि देखो ऑल्दो ये ठीक है, वो इलेक्टेड पर्सन है, लेकिन उनके पास स्पेशल राइट है। स्पेशल राइट किस मैटर में है, बोलने के रिगार्डिंग है, राइट। पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में स्पेसिफिकली वोट में पैसे लेकर के दे करके वोट देना, ये उनके स्पेशल राइट की बात नहीं हो सकती, ये शॉर्ट ऑफ चीटिंग हो सकती है, राइट। तो यही कोर्ट ने इस चीज को एम्फेसाइज किया। और जो ये मामला है ना, अब कोई भी एमपी या एमएलए पैसे ले दे करके और अपनी मनमानी पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं। हालांकि 10 शेड्यूल है ही, वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, लेकिन अब ये भी एक डिटरेंस क्रिएट हो गया। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछने के रिगार्डिंग में मैटर आया था, जैसे महुआ मोइत्रा टीएमसी की लीडर है, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि वो जो है पैसे लेकर के क्वेश्चन पूछने का अधिकार का काम की थी और अपनी आईडी का प्रयोग करने दी थी अलग अलग व्यवसाय को जो क्वेश्चन रेज करते थे। तो अभी आप समझो ये भी इसी स्फेयर के अंदर आता है। नाउ अभी आर्टिकल 94 जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 94 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लेजिस्लेटिव के अंदर भी जो हाउसेज हैं, राइट, उसके अंदर भी अ, जो एमपी एमएलए होंगे, माने स्टेट के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर जो एमएलए हैं उनके ऊपर भी 194 के तहत और 105 एमपीज के लिए, है ना, ये दोनों आर्टिकल के तहत कोई भी एमपी या एमएलए ऐसा नहीं कर सकता है, दोनों ही हाउस में, यानी कि पार्लियामेंट में हो आप या स्टेट के अंदर हो, अब ऐसा ये नहीं कर सकते। अब ये लीगल प्रोसीजर नहीं है, ये एक इलीगल मीन्स है जिसके तहत आपको सजा भी होगी ना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ना, वो मणिपुर से संबंधित है। देखो मणिपुर का न्यूज़ आपने काफ़ी सुना है और काफ़ी सारे ह्यू एंड क्राई वहाँ पे चल रहे हैं, अभी भी वहाँ पे अनरेस्ट सिचुएशन है, शांति नहीं हो पाई है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सिचुएशन हो वहाँ पे अगर आप एस्पेरेंट्स हो तो आपको सोचना है कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते। आपके दिमाग में आइडियाज़ होने चाहिए, आप सोचिए, इन सब पॉइंट पे सोचिए कि कहीं पे दंगा हो जाए, आप वहाँ पे एज अ मतलब कोई एसपी हो या किसी के पद पे हो या एसडीएम के पद पे हो या एसडीओ के पद पे हो, तो आप आपकी क्या भूमिका होगी। और थोड़ा ऊपर का सोचते हो तो ये भी सोच लो कि अगर आप वहाँ पे सीएम होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो मतलब आपके पास आइडिया होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सोच सके कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है वो मत देखिए, आप रहते तो आप क्या करते, बेस्ट बेटर वे क्या हो सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि वहाँ पे कम्युनिकेशन को रोका गया, बाहर से लोगों को आना रोका गया, तो ये भी इसलिए नहीं रोका गया कि मैटर छुपाया जा रहा था, इसलिए रोका गया कि वहाँ पे शांति कैसे आ सके, है ना। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। फिलहाल जो न्यूज़ में है वो एक अलग से ग्रुप के बारे में बताया गया है, जो है आरमबाई टेंगोल, एक ग्रुप है जो कि मैती कम्युनिटी का है। इनके अटैक्स देखने को मिल रहे हैं रिसेंट टाइम में, आर्टिकल इसी पे फोकस किया गया है। और मैथी और जो
कुकीज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में किस तरीके से डिस्पैरिटीज़ है, उस पे फ़ोकस किया गया है। हालाँकि आर्टिकल शॉर्ट है, लास्ट में जो है आर्टिकल काफ़ी पॉलिटिकल बातें लिखी गई हैं, बट हम ये देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है ना वहाँ की, वो बिल्कुल यूनिक थी एक सर्टेन टाइम पे, लेकिन रिसेंटली देखा गया कि कुकीज़ की संख्या जो है कम है, बट उनके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, राइट? पूरा का पूरा एरिया उनके पास है, बहुत कम एरिया में, राइट? ये जो मेजोरिटी ग्रुप रहते हैं, तो इनको अपने अधिकारों के लिए ना बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, राइट। और उसके बाद फिर इनके मैथीज के अंदर ही अलग अलग ग्रुप भी बनते गए, और कुछ ऐसे ग्रुप हो गए जो अपने काम को निकलवाने के लिए आर्म्स का, वायलेंस का सहारा लेकर के अपने काम को करते थे। तो आर्टिकल का यही कहना है कि क्या कोई रियल डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं? ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्टेंस का कोई सवाल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है अभी वहाँ पे पीस जो है वो बहाल करना है। पीस बहाल करने के लिए अलग अलग लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी। आपको आर्म्स का भी सहारा लेना पड़ेगा, आपको निगोशिएशन का भी सहारा लेना पड़ेगा, सो दैट कि आप वहाँ पे सिचुएशन को मैनेज कर सके। तो आर्टिकल में एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, मैं ना जानबूझ करके आपके साथ कुछ ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस करी सो दैट आपके अंदर एक आर्ट जो है डेवलप हो सके, कि आप रिफाइन कर सके हो कि इस तरह के आर्टिकल में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नए पॉइंट्स नहीं, बट क्योंकि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वहाँ पे डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, उससे आपको हल्का अपडेट होना है, बस। पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, मैटर को समझना है, बाहर निकलना है। नाउ एक अच्छी आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस की, ये हम देख लेते हैं। इसमें ना रिसेंटली लद्दाख के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, राइट, तो इसके बंटवारे के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरीज और लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। लेकिन यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद जो अभी रिसेंट में देखने को मिल रहा है कि लद्दाख को स्टेटहुड की डिमांड है। लद्दाख में इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और स्टेटहुड में भी उनको सिक्स शेड्यूल के अंदर जाना है। अब क्या इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टेट का डिमांड है, तो स्टेट के डिमांड के पीछे क्या कारण है, और अभी उनके पास कौन सा अधिकार है, और किस तरीके से वो चीज़ें एक्टिवली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखो, फिलहाल में तो यूनियन टेरिटरीज है। सेंटर ये चाहती है कि उनको 371 का स्टेटस मिले, और 371 के तहत उनको प्रोटेक्शन मिले। अब 371 क्या है, इसे हम समझेंगे। देखो, 371 जो है ना, एक्चुअली में स्पेशल स्टेटस का जो आर्टिकल है वो है। जिस स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला होता है वो 370 होता है। तो स्पेशल स्टेटस होने पे उनके पास बहुत सारे प्रिविलेज आ जाते हैं। बट राइटर ये बता रहे हैं कि जो लद्दाख है उसके अंदर 371 से काम नहीं बनेगा, उनको जाना सिक्स शेड्यूल के अंदर। अब उनके पीछे कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि देखो, सिक्स शेड्यूल में अगर वो जाते हैं, तो उनका जो कल्चर है, उनका जो जॉब है, उनका जो लैंड है ना, वो उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एरिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ही कम है, जॉब के लिए बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल है, और लोग जो है वो ट्राइबल है मोस्टली। तो अब क्या है कि अगर स्टेट का दर्जा मिलता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट का दर्जा मिलने के साथ साथ वहाँ की जॉब, लैंड, कल्चर पे जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी आएंगे। लेकिन इनको स्टेटहुड तो चाहिए, लेकिन सिक्स्थ में चाहिए। तो सिक्स्थ में का क्या मतलब हो गया? जो सिक्स शेड्यूल है वो ये कहता है कि जो स्टेट होगा ना, अगर सिक्स शेड्यूल के अंदर जाता है, तो वो एक्चुअली में शेड्यूल्ड एरिया होगा। तो आर्टिकल 244 आपको याद होगा, जिसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं। जो हमारा आर्टिकल 244 है एक्चुअली में, जिसमें हम शेड्यूल ट्राइबल एरिया पढ़ते हैं और शेड्यूल एरिया पढ़ते हैं। तो जो शेड्यूल एरिया है, राइट, वो तो आपके शेड्यूल 5 का पार्ट हो जाता है। लेकिन जो शेड्यूल जो आपका ट्राइबल एरिया है, वो सिक्स्थ के अंदर आ जाता है। तो जिसके अंदर ना ऑटोनमस बॉडी बनाने की बात होती है, गवर्नर के हेल्प से, प्रेसिडेंट के हेल्प से, बहुत सारे पावर होते हैं यहाँ पे गवर्नर को, और उनके हेल्प से जो है ऑटोनमस जो है बॉडी का गठन किया जा सकता है। और वो बॉडी बहुत ही हाई लेवल की बॉडी होती है, जो अपने अलग अलग कार्य को, जैसे लेजिस्लेटिव वर्क हो गया, जुडिशरी वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, ऑटोनमस तरीके से कर पाएंगे। जो वहाँ के जनजाति हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को जो है एक्सेलरेट कर पाएंगे। इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उसे भी वो रोक कर पाएंगे, ऐसा इनका डिमांड है। और देखो, एज सच गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर 377 के तहत जो नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट उसमें शामिल है, अभी तक भारत में 11 ऐसे राज्य जो जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ आर्टिकल 377 371 के तहत, तो जो जॉब यहाँ पे होगी वो यहाँ के लोगों के लिए ही होगी। 80% जो है रिजर्वेशन होगा और 20% ही अन्य राज्यों के लोगों के लिए होगा, ऐसा सेंटर ने एश्योर किया है। बट इन्हें डिमांड है 6 शेड्यूल का स्टेट बनने की। और इसके लिए जो डिमांड को माना गया है, और डिमांड को मानने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज सच माना नहीं गया, कह सकते हैं कि चूंकि डिमांड है तो उसे सुना तो जाएगा, किस लेवल तक वो सही है इसे एग्जामिन भी किया जाएगा, और उचित होगी तो वैसा बनाया भी जाएगा। तो इसके लिए सेंट्रल ने एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट कर दिया। अब ये हाई लेवल कमेटी जो है वो एग्जामिन करेगी कि यहाँ का जो लैंग्वेज है, लैंड है, जॉब है, राइट, जो यहाँ पे लोगों का जीने का तरीका है, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, जो लद्दाख के लीडर हैं, वो या यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से जो है प्रोसीड करेगी, किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा, और क्या उसके लिए 371 में जाना या उसके लिए 6 शेड्यूल का स्टेट बनना कितना वाइबल है, उस पर कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। हाँ, आपने ये न्यूज़ सुना होगा। ये न्यूज़ मुझे मतलब बहुत ही खराब लगने वाला न्यूज़ है, जब इंडिया की इतनी डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड बाहर है। ऑल्दो यूएसए से बहुत बैड न्यूज़ आई थी रिसेंटली, अभी भी आ रही है कि वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, 5 to 6 स्टूडेंट को जो है टारगेट करके मार दिया गया, जो इंडियन ओरिजिन के थे। तो ये एक बैड न्यूज़ है, लेकिन ऐसा है ना कि हमारे देश के अंदर जो ये न्यूज़ आई है ना कि जो एक मतलब जो फीमेल टूरिस्ट थी जो झारखंड में आई थी घूमने के लिए, उनको पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा झारखंड का जो कंडीशन है, या अदर जो हमारे ट्रैवल स्टेट है जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे बाइक से ट्रैवलिंग करना, और टूरिस्ट है ये, तो इनके साथ एक बहुत ही मतलब घिनौनी हादसा हम कह सकते हैं ये हो गई। हालांकि इंडिया में ये जो चीज़ें, रेप वाली चीज़ें, ये सॉर्ट ऑफ मैं कहूँ कि हर दिन ऐसा सुनने को मिलता है, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये बहुत खराब है कि बाहर से कोई घूमने आता है आपके देश में और उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, और बाद में मतलब 1-2 दिन तक तो मैटर को छुपाया ही जाता है, फिर धीरे धीरे मीडियाज एंड इन सब चीज़ों पे ये आने लगता है। देखो, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डोंट नो कि वो 3 लोग जो है उसमें शामिल है भी या नहीं, या सिर्फ प्रेशर को काउंटर करने के लिए उस मैटर को किया गया है। वैसे झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही लचीला है, गवर्नमेंट बहुत सही से वर्क नहीं कर पाती, बहुत एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि ट्राइबल स्टेट भी है और बहुत रिसेंट बना भी है, तो बहुत साउंड तरीके से परफॉर्मिंग नहीं है। लोगों को भी अवेयरनेस की कमी है कि किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जो शहरी क्षेत्र है, जो कैपिटल सिटी है, जो बड़े शहर है, वहाँ तो फिर भी थोड़ा साउंड है, बट ये जो हुआ है घटना, ये मतलब थोड़ा इंटायर एरिया हम कह सकते हैं वहाँ है। लेकिन देखो, ये एक बैड न्यूज़ है, देश के लिए बहुत ख़राब है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ख़राब है, और स्पेसिफिकली जब इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड वाइड इतना छाया हुआ हो, तब तो सच में बहुत ख़राब है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए ना, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आर्टिकल जो था ना वो बहुत ही पॉलिटिकल था, बहुत ही मतलब अलग लेवल का आर्टिकल था। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, हमारे यहाँ ना जब जो लोग होते हैं ना फॉरेन न्यूज़ में ना इंटरेस्ट नहीं रखते। आप जब भी न्यूज़ खोलो आपको ना इंडियन पॉलिटिक्स चलता रहेगा, देश राज्य की न्यूज़ चलती रहेंगी, कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ना हमारे यहाँ लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। और कुछ ऐसे डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल हैं, बोलना नहीं चाहिए बट मैं आपको बता रही हूँ, जो सिर्फ वॉर को दिखाते हैं, वो भी वॉर जिसमें मतलब कुछ अलग आइडियोलॉजी से प्रभावित वो वॉर हो। कुछ डेडिकेटेड चैनल जिसमें सिर्फ वॉर के बारे में ही न्यूज़ दिखाया जाता है, तो उसमें आइडियोलॉजी काम करती है। बाद बाकी न्यूज़ चैनल तो लोकल पॉलिटिक्स में ही उलझे रहते, तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारा कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। बट वही कोई आर्टिकल छप जाता है दूसरे इंटरनेशनल लेवल की जो पेपर होती है उसमें, या कोई न्यूज़ में डिस्कशन हो जाता है जिसमें इंडिया का नाम आता है, फिर उसको लेकर के हमारी लोकल पॉलिटिक्स बहुत चमकाई जाती है। अब उसी को आधार बनाते हुए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। जैसे यहाँ पे एक जो है र्यूटर फाउंडेशन का सर्वे है। अब देखो, र्यूटर फाउंडेशन कोई ऐसा एज सच ऑथेंटिक फाउंडेशन नहीं है, और इनका जो सर्वे है उसका ग्राउंड क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वेग है। इनका सर्वे ये कहता है, 2018 में इन्होंने भविष्यवाणी की थी, भारत में जो वुमेन की कंडीशन है बहुत ही वर्स है, बहुत ही खराब है, और ये इतने कम जो है मतलब अच्छे लेवल का देश नहीं है वुमेन के लिए, बहुत डेंजरस देश है। और इसकी जो मतलब कंडीशन है वो सीरिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया में जो महिलाओं की कंडीशन है उससे भी कहीं ज़्यादा पीछे है। समझ गए? बात समझ में आ गई आपको? तो
ऐसे ऐसे सर्वे, ऐसे ऐसे जो डेटा होते हैं, उसका यूज़ करके अब बहुत ज़्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 177th नेशन में 128th पोजीशन इन्होंने भारत को प्रोवाइड की थी, स्पेसिफिकली जो है वुमेन की कंडीशंस के आधार पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गलती है वो तो उसे सुधार करना पड़ेगा। क्या चीज़ें की जा सकती हैं, 10 लाख रुपए का इन्हें जो है एक मॉनेटरी हेल्प कह सकते हैं या कंपनसेशन कह सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। बट इज दिस साउंड फॉर अस? क्या 10 लाख रुपए से हमारा इमेज ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो अभी क्या है ना, लेकिन इन बिटवीन बिटवीन द लाइन जो पॉइंट्स है उसे हमें समझना पड़ेगा। ऐसे रिपोर्ट्स को समझना पड़ेगा, ऐसे रिपोर्ट के पीछे की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, फूड इंडेक्स हमारा जो रैंकिंग जारी हुआ था, पाकिस्तान हमसे रैंकिंग में आगे था। आप देख सकते हो हमारे यहाँ फूड ग्रेन कितना सरप्लस में है, इवन फ्री में फूड दिया जा रहा है। लेकिन और ये 5 साल के लिए चलाया जा रहा है। तो और इससे पहले भी ये फूड का कार्यक्रम चल रहा था, बट पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही थी कि लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए, राइट? या वहाँ पे सामान बहुत महंगी मिल रही है, लेकिन तब भी उनकी रैंकिंग हमसे ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हो बाइसनेस किस लेवल का होता है। तो अब थोड़ी सी भी गलती हमारे देश के अंदर होती है तो इतने इकोनॉमिकली हम वाइब्रेंट होते जा रहे हैं और इतना वोकल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लोग हमारी गलतियों के पीछे पड़े रहते हैं। आपने थोड़ी सी गलती की, उसका इस तरीके का इशू बनाएंगे कि आपकी जो है देश के अंदर मतलब इंटरनल डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज का जो आर्टिकल था उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था। मेंस में जो है क्वेश्चन नहीं था वुमेन वाला, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन अलग लेवल का था वुमेन के रिगार्डिंग, जो मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया है। और भी कुछ भी इंपॉर्टेंट होता रहेगा मैं डिस्कस करती हूँ। तो प्रीलिम्स में एक बार ऐसा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित आया था कि ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है वो गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपको याद रखना है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। तो बिल्कुल है। 2019 में एक क्वेश्चन था सिंपल इंपावरिंग वुमेन। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था 2017 का। 19 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था वुमेन से संबंधित कि कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। ये बोला गया एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन था, वुमेन एम्पावर करने से क्वेश्चन था, तो इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। और अब चूंकि रिसेंटली ये है कि कैसे ये ग्रीन ग्रोथ हो रहा है या कैसे ग्रीन जॉब है, इसमें वुमेन की क्या भूमिका है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन में ही कर सकते हो कि एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू ग्रो दी ग्रीन जॉब। इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और नहीं तो जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है वो सफिशिएंट उसके अंदर पॉइंट है। अगर वुमेन और ग्रीन जॉब या इंडस्ट्री या जॉब क्रिएशन से रिपोर्टेड कुछ भी चीज़ होंगी तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एडिशनल पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। देखो, एक ये चीज़ है जो मैं बता रही थी आपको, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाला ना, अभी रैंकिंग जारी हुई थी। जो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट है भारत में 2022-23 में 37% है। और ये आपको ध्यान में रखना है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो एज अ कीवर्ड्स, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप को भी अच्छे आंसर राइटिंग आप कर सकते हो, इसलिए मैं इसको रखी हूँ। ये आर्टिकल में मुझे मेंशन करना चाहिए था, बट मैंने आपको क्वेश्चन का टाइम में दिखाया ताकि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप वो आर्टिकल का सारा पॉइंट्स और एज इट इज़ ये डेटा यूज़ कर सकते हो। नाउ जो अदर न्यूज़ थे, जैसे अभी हमने देखा ना शेड्यूल वाला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने किया, आर्टिकल अटेम्प्ट हमने किया, तो उस पे क्वेश्चन 2019 से बना हुआ था कि बताइए अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म ट्राइबल लैंड, है ना, ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो आंसर क्या होगा? फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। तो बाद बाकी शेड्यूल उससे मैच नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे है, बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैविंग बेयरिंग ऑन एजुकेशन। अब कुछ कुछ पॉइंट है इसमें, डीपीएसपी है, फिर उसके बाद है आपका रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज एक्सक्यूज मी, फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल है, सेवन शेड्यूल है। आंसर क्या होगा? डी होगा, 1 2 3 4 5 सभी इसके आंसर है। 2012 का क्वेश्चन है ये। देखो, आप समझ रहे हो पहले के क्वेश्चन थोड़े इजी होते थे, मतलब 2017 के बाद से प्रीलिम्स में बहुत चेंजेस आए। उससे पहले के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार जो पढ़ा है उससे सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो आर्टिकल था इससे मेंस में बहुत कम क्वेश्चन बनते बनते हुए नजर आए रिगार्डिंग
जो है प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये था आज का न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।